बाबू साम्यवाद या समाजवाद के बारे में पढ़े थे। इसी में एक व्यक्ति का नाम बताया गया था आपको, कार्ल मार्क्स। किसके बारे में बाबू? कार्ल मार्क्स के बारे में बताया गया था। तो हम पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले कार्ल मार्क्स का जन्म, इनका जन्म कब हुआ? 5 मई 1818 ईस्वी को। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स। इनके पिता का नाम क्या हो गया? हेनरिक मार्क्स। जो हेनरिक मार्क्स हैं वो पेशे से क्या थे? बताए थे, वकील थे। हेनरिक मार्क्स पेशे से क्या थे? वकील थे। उसके बाद देखते हैं कि ये जो रहते हैं वो पहले कौन से धर्म के रहते हैं? यहूदी परिवार के रहते हैं। कौन सी परिवार बाबू? यहूदी परिवार के रहते हैं। लेकिन बाद में यह अपना धर्म चेंज करके कौन से धर्म बना लेते हैं? ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं। ईसाई धर्म ग्रहण करते हैं। देखिए, इनका शादी होता है 1843 ईस्वी में। किन से? 1843 ईस्वी में मित्र जेनी से इनकी कार्ल मार्क्स की शादी होती है। जो कि कार्ल मार्क्स के हम क्रांति के भी बारे में बताए थे, इनका कुछ सिद्धांत भी था। तो उसके बाद हम सब आगे पढ़ने वाले हैं क्या कि 1864 ईस्वी में। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया था। इस वीडियो में बताया जाएगा 1864 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया गया। क्या? अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो हम सब देखेंगे क्या? अंतर्राष्ट्रीय संघ, मतलब कार्ल मार्क्स ने एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। देखिए, इसका स्थापना कौन करता है? कार्ल मार्क्स करता है। अंतर्राष्ट्रीय संघ कब करता है बाबू? अभी बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में करता है। 1864 ईस्वी में करता है। अभी इसी संघ किया जाता है। इसमें देखिए, एक नारा भी दिया जाता है। यही 1864 ईस्वी के जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसमें एक नारा दिया जाता है, अधिकार के बिना कर्तव्य। क्या नारा है बाबू? क्या पढ़ रहे हैं? नारा। इसी में एक नारा दिया जाता है, अधिकार के बिना कर्तव्य, अधिकार के बिना कर्तव्य, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये नारा अंतर्राष्ट्रीय संघ में दिया जाता है, जो कि 1864 ईस्वी में। देखिए, इसके बाद 14 जुलाई 1889 ईस्वी में, 14 जुलाई 1889 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तरह पेरिस में एक सम्मेलन होता है। मतलब इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संबंध कहाँ होता है? पेरिस में एक सम्मेलन होता है। पेरिस में एक सम्मेलन होता है, जो कि किसके अंतर्गत होता है बाबू? अंतर्राष्ट्रीय संघ या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत। देखिए, जिसमें 400 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यही जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में 400 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। 400 प्रतिनिधि क्या लेते हैं? भाग लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में। इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के भी नाम से जाना जाता है। क्या? इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में यह निर्णय होता है कि जो ये सम्मेलन होता है, ये सम्मेलन को ही बोला जाता है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
देखिए आपसे क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि राष्ट्रीय सम्मेलन तक कब 1864, द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन के नाम से जो जाना गया वो 1889 ईस्वी में पेरिस के जो सम्मेलन होते हैं उसे द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। देखिए यही सम्मेलन, इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया जाता है कि 1 मई के दिन इसी सम्मेलन में यह निर्णय लिया जाता है क्या, कि 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, मतलब पहले तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाना लग गया, तभी से क्या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। लेकिन यही सम्मेलन में 1 मई के दिन ही एक निर्णय लिया जाता है, क्या निर्णय लिया जाता है कि आज से जो है मजदूर एकता दिवस मनाया जाएगा, मतलब 1 मई को मजदूर एकता दिवस, और प्रत्येक दिन 8 घंटा ही काम किया जाएगा। कितने दिन, मतलब जो ये 1889 ईस्वी के जो सम्मेलन होता है, इस सम्मेलन में क्या होता है, 1 मई को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में या मजदूर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि उस दिन यही निर्णय लिया जाता है कि आज से प्रत्येक एक दिन में 8 ही घंटा काम किया जाएगा, और उसी दिन से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में आज तक मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि 1 मई को मजदूर दिवस कब से मनाया जाता है, तो 1889 ईस्वी से। अभी हम सब फिर आगे पढ़ते हैं, ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय संघ। आगे पढ़ते हैं हम सब बोल्शेविक क्रांति। कौन सी क्रांति बाबू, इसी में पढ़ना है, एक क्रांति होता है बोल्शेविक क्रांति। कौन क्रांति बाबू, बोल्शेविक क्रांति के बारे में हम सब जानेंगे। बोल्शेविक क्रांति आखिर में ये है क्या, क्या हुआ था, तो देखिए ये क्रांति किस देश में हुआ था, तो ये क्रांति रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, रूस में हुआ था, जो कि नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुआ था। ईस्वी में क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। देखिए ये हुआ क्यों था, कारण हम सब इसका पढ़ेंगे। देखिए ये क्रांति नई राजनीतिक सामाजिक जो है, ये क्रांति है नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का आदर्श व्यवस्था है, जो विश्व में सर्वप्रथम, मतलब यही क्रांति है जो विश्व में सर्वप्रथम, बोल्शेविक क्रांति ही विश्व में सर्वप्रथम एक सर्वाहारी वर्ग की सत्ता का स्वीकार करता है। क्या, सर्वाहारी वर्ग की सत्ता का स्वीकार करता है, सत्ता का स्वीकार करता है। मतलब जो बोल्शेविक क्रांति होता है वो सर्वप्रथम सर्वहारी वर्ग सत्ता की स्वीकृत करता है। देखिए ये सर्वहारी वर्ग क्या है, अभी हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वहारी वर्ग क्या है, तो देखते हैं सर्वहारी वर्ग क्या है। जो देखिए ये एक प्रकार समाज का वर्ग है। क्या है, समाज का वर्ग है, जिसमें यह एक प्रकार समाज का वर्ग है जिसमें गरीबी किसान इसमें रहेगा। ये समाज वर्ग में रहेंगे कौन कौन, तो पहला गरीबी किसान, दूसरा इसमें रहेंगे कौन, गरीबी किसान, सामान्य मजदूर इसी सब वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर श्रमिक, तीसरा श्रमिक लोग, और इसका चौथा जो होगा वो कौन रहेंगे इस वर्ग में, श्रमिक लोग हो गए। फिर आम गरीब लोग, क्या, जितने भी आम गरीब लोग हैं
वो सर्वहारी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आपको सर्वहारी वर्ग की परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलिएगा, समाज का वह वर्ग जिसके अंतर्गत गरीब किसान कौमा सामान्य मजदूर कौमा श्रमिक लोग कौमा आम गरीब शामिल होते हैं उसे सर्वहारी वर्ग कहा जाता है। कौन वर्ग बाबू, सर्वहारिक वर्ग। अब हम सब पढ़ेंगे फिर कि बोल्शेविक क्रांति का कारण क्या था, आखिर में ये क्रांति क्यों हुआ। कोई तो कारण होगा, रूस की यह क्रांति क्यों हुआ, इस क्रांति के होने के कारण हम सब पढ़ने वाले हैं। क्या ये क्रांति क्यों हुआ, बोल्शेविक क्रांति का क्या पढ़ेंगे बाबू, कारण पढ़ेंगे। आखिर में इसका कारण क्या है जो हुआ ये। इसका सबसे पहला कारण हम देंगे जार का निरंकुश, जार का निरंकुश, जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन, एवं अयोग्य शासन। मतलब रूस में जो राज रहता था, राजे रहते थे, उसे जार कहा जाता था। मतलब ये जार किसे कहा जाता था, जो वहां के शासक करते थे, राजवंश रहता था, जो सम्राट रहता था। मतलब कह सकते हैं जो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। अब देखते हैं ये होता था क्या, आखिर में हुआ था क्या। तो 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में रूस में मतलब 1917 ईस्वी है, इससे पहले रूस में एक वंश का शासक चलता है, रोमनोव वंश। कौन वंश बाबू, रोमनोव वंश, रोमनोव वंश। इससे जो पहले था 1917 के पहले, कब पहले रोमनोव वंश का शासक चलता था, राजवंश का शासन था। और इस समय अभी मतलब 1917 में जो इस समय है, वहां के राजा या सम्राट आप बोल सकते हैं कौन है, निकोलस द्वितीय, निकोलस द्वितीय। ये जो निकोलस द्वितीय है, यह गरीबों लोगों पर जो क्रांतिकारी, मतलब आम लोगों को सुख दुख की इनकी कोई चिंता नहीं था। मतलब आम लोग कैसे जी रहे हैं, क्या करेंगे, आम लोग की चिंता इसे नहीं था, आम लोगों की चिंता नहीं था। किनको, जो रूस के सम्राट थे निकोलस द्वितीय, उनको। इसीलिए बोला जाता है कि जो वहाँ की जनता रहती है, वह जनता की स्थिति जो, अब अगर देखिए वहां का जो राजा है वो वहां के जनता को देख रेख ही नहीं कर रहा, तो उसका स्थिति क्या हो जाएगा, बद से बदतर हो जाते हैं। मतलब जो रूस की जनता लोग रहते हैं उसकी स्थिति बद से बदतर होने का कारण क्या है कि वहां का जो सम्राट या जार जो है, वो वहां के लोगों के बारे में कोई चिंता उन्हें नहीं है। इसीलिए बोला जाता है रूसी क्रांति में जार का निरंकुश अयोग्य का भी ये था, कारण थे। अब इसका दूसरा कारण हम सब पढ़ेंगे कि दूसरा कारण क्या है। तो दूसरा कारण है किसान के दयनीय स्थिति। क्या, किसान के दयनीय स्थिति। मतलब वहां के जो किसान थे उसकी भी स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। वो देखते हैं कैसे, जो रूस की जनसंख्या है, जो रूस की बहुमत जनसंख्या, मतलब अधिक से अधिक जो जनसंख्या है, वो कृषि पर ही निर्भर है, निर्भर था। किस चीज पर था, कृषि पर भी निर्भर था, जिससे किसान की स्थिति दयनीय हो गई थी। मतलब किसान की स्थिति क्या हो गया था, स्थिति दयनीय हो गई थी, स्थिति दयनीय हो गई थी। मतलब जो वहाँ के किसान थे उनकी स्थिति काफी खराब हो चुका था। इसके लिए ही 1861 ईस्वी में, कब, 1861 ईस्वी में जो वहाँ के सम्राट रहते हैं, कौन, अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर
अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर द्वितीय जो वहाँ के जार रहते हैं, उन्होंने क्या किया था, कृषि दस्ता की समाप्त कर दिया था, कृषि दस्ता का समाप्त किया था, कृषि दस्ता का समाप्त किया था। लेकिन फिर भी वहाँ के जो किसान रहते हैं, मतलब 1861 में अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दस्ता को समाप्त किया, फिर भी कारण यह है कि वहाँ के जो किसान हैं वो कर्ज से काफी डूबे थे। क्या थे बाबू, कर्ज का काफी बोझ था उनके ऊपर, कर्ज का काफी बोझ था, कर्ज के काफी बोझ थे, और इसीलिए और पूंजी का भी अभाव था। जब कर्ज के काफी बोझ थे, और दूसरी बात क्या था, उनके पास खेती करने के लिए पूंजी का भी अभाव था। तो किसान लोगों ने किन की रास्ता अपनाई, क्रांति की रास्ता अपनाई, क्रांति का रास्ता अपनाया, जो कि उसी के कारण क्या हुआ, बोल्शेविक क्रांति हुआ। अभी हम सब इसका तीसरा कारण पढ़ेंगे। ये तो हो गया दूसरा, किसान के दयनीय स्थिति। तीसरा कारण क्या है जो देखते हैं, तीसरा कारण इसका पढ़ेंगे। तो पहला जार का निरंकुश शासक था, दूसरा किसान की दयनीय स्थिति, अगला कारण पढ़ेंगे मजदूरों की दयनीय स्थिति। मतलब तीसरा कारण क्या है, मजदूरों की दयनीय स्थिति, मजदूर की दयनीय स्थिति। मतलब वहां के जो मजदूर थे उनका भी दयनीय स्थिति हो गया। होता क्या था, रूस में मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम, जो वहां के मजदूर थे, रूस के जो मजदूर थे, उसे काम अधिक करना पड़ता था, काम अधिक करना पड़ता था, और पैसा कम मिलता था, काम अधिक करना पड़ता था और पैसा कम मिलता था, पैसा कम मिलता था। मतलब काम अधिक किया और पैसा उनको क्या हुआ, कम मिला। अब देखते हैं, पैसा कम मिलने के कारण जो वहाँ के मजदूर थे वो पूंजीवादी व्यवस्था एवं राजशाही नियंत्रण को समाप्त करना चाहते थे। मतलब जाहिर सी बात है कि जो मजदूर रहेगा, काम करेगा अधिक और पैसा कम मिला, तो वह वहाँ की जो पहले से चला आ रहा था निरंकुशता, उसे क्या करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है। निरंकुशता को समाप्त करना चाहता था। और इसके कारण ही कौन क्रांति होता है, निरंकुशता को समाप्त करने के कारण ही उन सब ने भी बोल्शेविक क्रांति का काफ़ी ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ा। यहीं से एक क्वेश्चन, जो कि सर्वहारी वर्ग की स्थापना भी होती है, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये सर्वहारी वर्ग क्या है। सर्वहारी वर्ग की स्थापना करके वो सब बोल्शेविक क्रांति करने पे उतर आते हैं, करना चाहते हैं कि नहीं हम सब भी ये क्रांति करें, क्योंकि काम अधिक करें और पैसा कम क्यों हमें दिया जाए। इसी कारण से बोल्शेविक क्रांति का ये तीसरा कारण बना। चौथा कारण इसका बनता है औद्योगिकरण की समस्या। मतलब रूस में औद्योगिकरण की भी समस्याएं थी। क्या है बाबू अगला कारण, चौथा, औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या, मतलब वहाँ है जो औद्योगिकरण की भी समस्या काफ़ी तेज थी। देखिए, रूस के कुछ क्षेत्रों में उद्योग संकेंद्रित था, मतलब कुछ ही क्षेत्र में, रूस के कुछ क्षेत्रों में ही औद्योगिक केंद्र थे। रूस के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक केंद्र थे, बहुत सारे क्षेत्र काफ़ी खाली पड़े थे, जहाँ पे कोई काम काज करने के लिए कोई ये नहीं था, अभाव था। काम का क्या था, अभाव था, काम का अभाव था, काम का क्या था, अभाव था। और जिसके कारण यह, और काम के भी अभाव थे, तो जो रूस का सम्राट रहता है, जिसे जार बोलते हैं, वो कम लोगों पर ही, मतलब कम मजदूर लोगों पर ही वह शोषण करना और तेजी कर देता है। क्या करना तेजी कर देता है, शोषण करना तेजी कर देता है, शोषण करना
तेजी कर देता है। अब बताइए, जब शोषण करना तेजी करेगा तो ये सब भी जो लोग हैं जो उद्योग में काम करते हैं वो भी किस में उतर जाएंगे? नहीं, बोल्शेविक क्रांति का कारण ये भी बनता है, औद्योगिक समस्याएं। फिर अगला देते हैं जो एक कारण और है, रूस की नीति, जो कि इसका अगला कारण बनेगा क्या? रूस की नीति। जो रूस की नीति रहती है वो भी काफ़ी दयनीय नीति अपनाता है, काफ़ी खराब नीति अपनाने के कारण वहाँ भी क्रांति का एक रूप ले लेता है। आगे कारण इसका पढ़ेंगे। अगला कारण है क्या? विदेशी, जो रूस के बाहर मतलब विदेशी घटनाओं का प्रभाव, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, मतलब विदेशी में भी बहुत सारी ऐसी घटना घटती है जिसका प्रभाव रूस पर पड़ता है। तो इसका पहला प्रभाव देखेंगे क्या कि विदेश में क्या हुआ? तो क्रीमिया का युद्ध का भी प्रभाव रूस पे पड़ा, जिसके कारण बोल्शेविक क्रांति हुआ। और इसका अगला कारण पढ़ते हैं क्या कि 1904 से 5 ईस्वी के रूस एवं जापान का युद्ध, और इसी युद्ध में जो बोला जाता है कि इसी युद्ध में क्रांति जन्म ले लेते हैं। जापान के युद्ध में ही जो आपका बोल्शेविक क्रांति है वो जन्म ले लेता है। कहाँ पे ले लेता है? रूस में बोल्शेविक क्रांति जन्म ले लेता है। इसका अगला कारण है क्या? प्रथम विश्व युद्ध, जो कि प्रथम विश्व युद्ध, ये प्रथम विश्व युद्ध का डिटेल 9th में ही पढ़ना था। हिस्ट्री के जो 9th वाले क्लास पढ़े होंगे उनको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ। 1914 से 18 तक के प्रथम विश्व युद्ध हुए। उस युद्ध में जो ये रूस था वो मित्र राष्ट्र की तरफ से भाग लिए थे। मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन भाग लिया था? रूस। मित्र राष्ट्र की तरफ से रूस भाग लिए थे। देखिए, इसमें रूस चाहता था क्या कि जो भी रूस की जनता है वो हमारी मदद करे और हम सब युद्ध में काफ़ी ज़्यादा योगदान दें। और इसी की वजह से वहाँ के जनता की आंतरिक समस्या को भूलकर, मतलब जो रूस की अपना खुद की समस्या था उसे वह भूलकर, वह रूस का जो जार सम्राट रहता वह चाहता है कि बाहरी मामलों में हमारी रूस की जनता है जो हमें मदद करे। जो भी एक बोल्शेविक क्रांति का कारण भी बनता है वो भी। देखिए, हम सब पहले अब डिटेल पढ़ने वाले हैं 2 चीज़ के बारे में, जो कि पहले ये जापान और रूस का युद्ध के बारे में कुछ जानकारी हमें ले लेते हैं कि इसी में एक घटना होती है जो कि जो रूस और जापान के युद्ध में ही एक घटना होती है जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्या बाबू? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो पहले हम सब ये 1904 और 5 की घटना पढ़ेंगे, फिर ये 14 की 18 जो विश्व युद्ध है इसमें किस तरीके से रूस के जो लोग हैं वो भाग लेने से पीछे हटे थे और इसी कारण रूस में बोल्शेविक क्रांति का एक रूप लिया था। तो पहले हम सब जापान के बारे में देखते हैं कि जो 1904 और 5 की बीच की घटना है उसमें क्या हुआ था। तो क्या कर रहे थे बाबू? 1904 या जो 5 है वहाँ एक युद्ध हुआ। किनके बीच में? रूस और जापान के बीच में। रूस और जापान के बीच में जो युद्ध होता है उसी में एक हम अभी नाम बताएं इससे पहले क्या रवि खूनीवार का रूप ले लेता है। देखिए, जापान से पराजित के कारण रूस 1905 ईस्वी में एक क्रांति किया, मतलब यहाँ पे जापान जीत जाता है और रूस की क्या होती है? हार हो जाती है। इसी हार की वजह से जो 9 जनवरी 1905, क्या 9 जनवरी 1905 ईस्वी को 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जो रूस में लोगों ने रोटी दो का नारा के साथ, मतलब जो 1905 इधर देखिए युद्ध हुआ तो रूस की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जो कि बोला जाता है कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस के लोगों ने रोटी दो का नारा देते हुए
देते हुए वह सेंट पीटर्सबर्ग, किधर बाबू, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग की ओर, मतलब सेंट पीटर्सबर्ग जहां स्थित है उसी ओर जनता नारा देते हुए सड़क पर जाती रहती है। सेंट पीटर्सबर्ग स्थिति की उसी ओर सड़क पे नारा देते हुए जाता रहता है। सड़क पे नारा देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, नारा देते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। और जो वहाँ लोगों पर, जो सड़क पे जो लोग रहते हैं उस पर वहाँ का जो जार रहता है वह गोलियों की बौछार कर देता है। क्या कर देता है? गोलियों की बौछार कर देता है, गोलियों की बौछार कर देता है, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। और यह घटना रविवार के दिन होता है। किस दिन बाबू? रविवार के दिन होता है। इसीलिए ये इस घटना को क्या बोला जाता है? खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसी दिन रूस में हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। देखिए, अब हम सब पढ़ने वाले हैं कि बोल्शेविक क्रांति का तात्कालिक कारण क्या हुआ। मतलब बोल्शेविक क्रांति का तात्कालिक कारण क्या हुआ, जिसके कारण क्रांति तुरंत एक रूप ले लिया बड़ा सा, जो कारण हम सब पढ़ेंगे अब। तो इसका प्रथम विश्व युद्ध कारण है। कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध ही है जो रूस के बोल्शेविक क्रांति का तात्कालिक कारण है। क्या पढ़े? तात्कालिक कारण क्या है? तात्कालिक कारण क्या है? क्या तात्कालिक कारण क्या है? तो देखिए, तात्कालिक कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। क्या? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 18 तक के प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस युद्ध में हम अभी आपको बताए थे कि जो रूस है वो मित्र राष्ट्र के तरफ से भाग लेता है। मित्र राष्ट्र के तरफ से कौन? रूस भाग लेता है। मित्र राष्ट्र की तरफ से रूस भाग लेता। इस युद्ध में रूस के शामिल होने का कारण यह है कि हम पहले ही बताए हैं कि ये रूस प्रथम विश्व युद्ध में भाग इसी कारण से लेता है कि जो वहां की जनता रहती है, वहां की जनता जो आंतरिक समस्याओं को भूलकर, मतलब जो आंतरिक उसमें रूस के अंदर जो चल रही है समस्या, आंतरिक समस्या को भूलकर वह सभी लोग विश्व युद्ध में भाग ले। समस्या को भूलकर युद्ध में भाग ले, यही चाहता था रूस के उस समय का सम्राट जो रहता था कि वह भूलकर युद्ध में क्या ले? भाग ले। परंतु रूस की सेना की हार हो गई। इसका प्रमुख कारण अच्छे हथियार नहीं था, उनके पास भोजन नहीं थे, तो रूस की सेना की हार होती है। लेकिन बाद में प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र ही जीतते हैं। लेकिन उस समय 1917 की बात की जाए तो उस समय रूस की सेनाओं का हार होता है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? उसके पास अच्छे हथियार नहीं है और ना ही पर्याप्त भोजन थे। इसी के बीच, इसी के मध्य में जो वहां का सम्राट रहता है, क्या वहां का जो सम्राट रहता है जार निकोलस द्वितीय। कौन? जार निकोलस द्वितीय जो वहां का सम्राट रहता है वह सेना के कमान अपने हाथों में ले लेता है। मतलब जो जार निकोलस द्वितीय है वह सेना का कमान अपने हाथों में ले लेता है। सेना के कमान अपने हाथों में ले लेता है और अपने हाथों में ले लिया तो दरबार खाली हो गया। अभी बताइए, सम्राट या जो राजा है वही युद्ध करने चला जाए तो गद्दी कौन संभालेगा? यही बात सोचने वाली बात होती है। तो जो वहां सम्राट का पद रहता है
जो गद्दी रहते हैं वो क्या पड़ जाता है, खाली पड़ जाता है। और गद्दी खाली पड़ जाने के कारण वहां दो व्यक्ति, कौन, एक जरीना, कौन, जरीना और उसके एक गुरु रहते हैं। जरीना और उसके गुरु का क्या नाम है, जो जरीना और रासपुटीन, जो वहां की, जो जरीना और इसके गुरु रासपुटीन दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचता है। और इसी षड्यंत्र रचने के कारण कौन सी क्रांति शुरू हो गया, बोल्शेविक क्रांति। तो तात्कालिक कारण बोल्शेविक क्रांति का यही है, प्रथम विश्व युद्ध, जिसके कारण रूस में कौन क्रांति शुरू हो गया, बोल्शेविक क्रांति। तो आज हम सब इतना ही तक के रहते हैं। कल जो भी बचा हुआ इसका पॉइंट्स और रहेगा वो कल चैप्टर्स को खत्म किया जाएगा और कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही साथ में कोशिश किया जाएगा कि करवा दिया जाए।